लास्ट क्लास में बच्चों हमने डीएनए के बारे में कंप्लीट किया था। उसमें अब डीएनए पैकेजिंग हमने समझना स्टार्ट किया था। उसमें बस मैंने आप लोग को हिस्टोन के कुछ पॉइंट बताए थे, शायद नहीं बताए थे क्या? अच्छा, अभी आपके इसमें चार गप पे है ना, ठीक है ठीक। लास्ट क्लास में आपके इसमें तो हम चार गप रूल पे थे। अच्छा, इस चार गप रूल के अंदर आपको ये समझा दिया था कि चार गप रूल जो होता है ये डबल स्टैंड डीएनए पर अप्लाई होता है, लेकिन सिंगल स्टैंड डीएनए पर अप्लाई नहीं होता। फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए होंगे, बता दिए थे ना क्वेश्चन इसमें से। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और लिखिएगा। लिखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा: एडेनिन 20%, ग्वानिन 20%, साइटोसिन 30%, थाइमीन 30%। इट मे बी, इट मे बी पहला ऑप्शन डबल स्ट्रैंड डीएनए, सेकंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, थर्ड डबल स्ट्रैंड आरएनए, एंड फोर्थ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्या आंसर आएगा? हाँ, सिंगल स्ट्रैंड। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये आरएनए हो सकता है क्या? आरएनए तो हटा ही दीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ थाइमिन दिया है। अच्छा, थाइमिन दिया है तो इसका मतलब ये आरएनए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरएनए के अंदर तो थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये तो फिक्स हो गया कि आरएनए तो नहीं है। अब बच्चों हमारे पास डीएनए में दो ऑप्शन है, डबल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड में से। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन बताइए इक्वल नहीं है। अगर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता तो डबल स्ट्रैंड डीएनए में जितना ए होता उतना टी होता, लेकिन यहाँ तो ए टी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है। कुछ बात समझ में ना थे? तो ऐसे क्वेश्चनों को लॉजिकली सोल्व करना होता है कि भाई अच्छा, यहाँ ए और टी इक्वल होते तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता था। बात समझे ना बेटे? तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट पहले समझ लो फिर क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक डीएनए ये है और ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। मान लीजिए ये फर्स्ट स्ट्रैंड है और ये उसकी सेकंड स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब इस वाली स्ट्रैंड के अंदर समझाने के लिए मैंने कहा एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन का रेशियो निकाला। मान लीजिए मुझे ये वैल्यू यहाँ 3/2 आई। समझाने के लिए एजी बाई सी टी निकाला तो ये 3/2 आया। अब बच्चों जब इसकी हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में चेक करेंगे तो ए प्लस जी बाय सी प्लस टी का जो रेशियो आएगा, बताइए क्या आएगा? 3/2 या 2/3? चलिए एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको समझाता हूँ। यहाँ बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इधर एडेनिन लिया तो सामने थाइमिन, यहाँ ग्वानिन तो साइटोसिन, यहाँ पर फिर से ले लिया ग्वानिन तो साइटोसिन, यहाँ पे ले लिया साइटोसिन तो इसमें आ जाएगा ग्वानिन, और यहाँ थाइमिन तो यहाँ एडेनिन। ये डीएनए मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अब इस डीएनए में आप ध्यान रखना, पूरे डीएनए में नहीं, इस स्ट्रैंड को देखना, केवल इस स्ट्रैंड को। अच्छा, इस स्ट्रैंड में आप देखिए एडेनिन कितना, काउंट करो। एक पूरे डीएनए में नहीं, एक स्ट्रैंड में बताओ एडेनिन कितना। एक, वेरी गुड। ग्वानिन काउंट करो, ग्वानिन 2 है, बताओ टोटल 3 आ गए। चलिए, साइटोसिन काउंट करो, एक। थाइमिन एक, टोटल कितने आए? मतलब इसमें ए बाय जी प्लस सी बाय टी, क्या ये 3/2 आया? अब बच्चों जब आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में गए तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में अब बताना, जहां इसमें जी था वहां तो इसमें सी आ गया। अरे उल्टा हो जाएगा ना बेटे। तो बताओ यहां एडेनिन कितना आएगा, एडेनिन कितना आएगा? तो इसमें एडेनिन एक आया। अच्छा, ग्वानिन कितने आया? एक। बताओ टोटल कितने आ गए? चलिए, साइटोसिन, थाइमीन, टोटल। तो बताइए यहां रेशियो क्या था? 3/2, तो यहां रेशियो
तो बताओ ये रेशियो सेम रहा या इनवर्स हो गया? बात समझे ना बेटे? तो अगर एक स्टैंड में एजी बाय सीटी का ये रेशियो है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में दिस रेशियो वुड बी रिवर्स। अरे बात समझे ना बेटे? तो ये रेशियो यहां रिवर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है समझ में आया? क्योंकि यहां जहां पर एजी था वहां इसमें सीटी आ गया। अरे यहां जो एजी था, बताओ एजी की जगह यहां क्या आ गया, तो इसलिए उल्टा हो जाएगा। बात समझे ना? ये पॉइंट कहीं पे नोट करिएगा आप लोग। इस पे कैसे क्वेश्चन आया था मैं भी आपको लिखवाता हूँ, पहले क्वेश्चन पॉइंट निकलो इसका। नोट किया? अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, एक बार बच्चों नीट में पूछा गया था। जब पहली बार नीट हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि ऑल इंडिया लेवल पे एक पेपर हुआ था और एक रीजनल लैंग्वेज, जैसे गुजराती लैंग्वेज, मराठी, बंगाली, इस तरह से। तो रीजनल लैंग्वेज में एक यहाँ पर पेपर और हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको नोट करवाता हूँ, लिखिए। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ a plus g by c plus t, the ratio of a plus g by c plus t in one standoff, the ratio of a plus g by c plus t in one standoff double strand DNA is in one standoff double strand DNA is 1.4, is 1.4. The similar ratio, the similar ratio in complementary stand would be, the similar ratio in complementary stand would be. ऐसा बच्चों नीट में पूछा गया था। द सिमिलर रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड वुड बी, क्या आएगा आंसर? जब नीट में क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन क्या दिए थे? उसमें बच्चों पहला ऑप्शन तो 1.4 ही था, सेकंड था 0.7, थर्ड था 1, एंड फोर्थ कुछ भी दे दिया था उन्होंने। क्या आंसर आएगा? 0.7, समझ गए होंगे। अच्छा, इसको सोल्व करना भी आना चाहिए। बताइए, यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो अपॉन में कितना हो जाएगा? मतलब ये 14/10 है। तो बताओ अभी क्या सीखा हमने, दूसरी स्टैंड में ये रेशियो इनवर्स हो जाएगा। तो बताओ यहां क्या जाएगा? 10/14, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या जाएगा? 0.7। बात समझ में आई? तो ये ऐसा क्वेश्चन नीट में आया था। ये जो बातें हम सीख रहे थे, ये चारगा पुल को ही अप्लाई करके पूछा जाता है, तो इसमें घुमा फिरा के से काफी वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बच्चों अपने मॉड्यूल में आप देखोगे तो जहां चारगा पुल लिखा है उसके ठीक नीचे एक पॉइंट मिलेगा आपको, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अब ये डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से? ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डबल स्टैंड डीएनए है। इस डबल स्टैंड डीएनए में यहाँ ए है तो सामने आप जानते हो टी होगा, जी है तो सामने सी होगा, और ये दोनों स्टैंड आपस में
ऐसे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये डीएनए अपने पास डबल स्ट्रैंड है, जिसमें दोनों स्ट्रैंड ज्वाइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों हमने क्या किया, इसे डीएनए को लिया और कुछ हाई टेम्परेचर पर रखा। हाई टेम्परेचर मतलब अप्रोक्सीमेटली जो टेम्परेचर हमने दिया है वो 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री के आसपास। जब बच्चों यहां पर इसको उठा के मैंने हाई टेम्परेचर पर रखा, जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और ये टेम्परेचर को बढ़ा के समझाने के लिए मैंने कर दिया यहां पर 94 डिग्री के आसपास। जब बच्चों इतना टेम्परेचर करते हैं तो उस कंडीशन में डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों अलग होने लग जाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या वीक बॉन्ड है। तो जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेंगे तो क्या दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी। जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी तो यहां जो स्ट्रैंड है, अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंड के बजाय यहां हो चुका है सिंगल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए का ऐसे बच्चों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज हो जाना, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है डीनेचुरेशन। ये जो डीनेचुरेशन है, मीनिंग समझ में आया? डबल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन। पूछा जाता है डीनेचुरेशन में कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि बच्चों वो कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और कोवेलेंट होने की वजह से वो ब्रेक नहीं होते। यहां ब्रेक केवल और केवल कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, डीनेचुरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, लेकिन बच्चों इसमें और तरीके भी होते हैं। डीनेचुरेशन करने का एक और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम डीएनए को उठा के अल्केलाइन मीडियम में रख दें। अच्छा, जब अल्केलाइन मीडियम में रखते हैं तो उसमें OH की अमाउंट ज्यादा होती है। अल्कलाइन मीडियम में OH ज्यादा होता है। अब बच्चों ये OH आयन क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करते हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वहां पर भी डीनेचुरेशन हो सकता है। तो सीधी सी बात है, डीनेचुरेशन करने के बच्चों मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए, क्या क्या। या तो डीएनए को हाई टेम्परेचर पर रख दो, या फिर डीएनए को उठा के अल्केलाइन मीडियम में रख दो। इन दोनों ही कंडीशन में क्या किया जाएगा, डीनेचुरेशन। आगे ये बातें हमें यूज करनी होती है। मैं बच्चों आगे एक टॉपिक आपको सिखाऊंगा, पीसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो पीसीआर पढ़ाते टाइम में पहली स्टेप ये सिखाऊंगा, डीनेचुरेशन। तो क्या उसका मतलब समझ जाओगे? अभी तो नहीं, लेकिन आगे हमें यूज होगा। तो बताओ डीनेचुरेशन का मतलब, डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होना। कौन से बॉन्ड तोड़ते हैं, हाइड्रोजन। अब बच्चों मैंने क्या किया, इस बार इसका रिवर्स काम किया। मतलब यहां पर इस बार मैंने टेम्परेचर वापस कम करना चालू किया, मतलब वही रूम टेम्परेचर पे लाना किया। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इधर का बच्चों ए, इधर का टी, ये वापस रीजॉइन होना शुरू करेगा। अगर ये दोनों वापस रीजॉइन हो गए तो बताइए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वापस, और सिंगल स्ट्रैंड का वापस डबल स्ट्रैंड में चेंज होना, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है रीनेचुरेशन। अच्छा, दोनों का अलग होना, वापस जुड़ जाना। रीनेचुरेशन करने का बेस्ट तरीका है कि हम टेम्परेचर कम करें, या एक तरीका और भी, इसका उल्टा कर दो, डीएनए को उठा के कौन से मीडियम में रख दो, एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट में रख दो, तब भी बच्चों रीनेचुरेशन हो सकता है। तो ये जो दोनों टर्म मैंने आपको समझाया, क्या क्लियर हुई? तो बहुत आसान सा है, लेकिन आगे में जब ये शब्द बोलूं क्लियर होना चाहिए। दोनों स्ट्रैंड अलग होना और वापस जुड़ जाना रीनेचुरेशन कहलाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, कम करेंगे तो रीनेचुरेशन हो जाता है। बात समझ गए? इसके बाद बच्चों वहां पे नेक्स्ट टॉपिक लिखा मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो अगला पॉइंट यही सीखते हैं हम, डीएनए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। इस कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। आप भी बच्चों इस डायग्राम को बनाइएगा ना, ताकि वो समझना आसान हो जाएगा आपके लिए।
जब बच्चों ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ करो तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां से लेके यहां तक ये जो मैंने पूरा एक टर्न बनाया ना, तो इसी को एक टर्न को ही हेलिक्स लेंथ कहेंगे। कई बार बच्चे जब ये डायग्राम बनाते तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बहुत सारा बना लेते हैं और यहां से लेके यहां तक कुछ भी हेलिक्स लेंथ लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये यहां से लेके ये जो पूरा बना है ना, मतलब जिसमें ये दो पार्ट आ रहे हैं, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, हेलिक्स लेंथ। तो इसको ध्यान से बनाना डायग्राम को। हम्म। जब बच्चों आप डायग्राम बनाओ तो थोड़ी स्पीड रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे मैं कहूँ आपसे कभी भी कि ये डायग्राम बच्चों मॉड्यूल में नहीं, इसको बना लो। तो डायग्राम बनाओ तो उस टाइम चाहे तो आप कहीं भी बना रहे हो, पेज पे बना रहे हो, चाहे उस पे स्टिकी नोट्स जो बनाते हैं आप लोग, कहीं भी आप बना रहे हो तो थोड़ा स्पीड रखो जल्दी बनाने की। 11th में आप लोग बहुत धीरे धीरे बनाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं, अब थोड़ी स्पीड रखना है। ये 20 एंगस्ट्रॉम कौन सा बनाया मैंने, कहाँ से कहाँ तक। हुआ कंप्लीट। हम बच्चों डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में कई सारे इंफॉर्मेशन है, मतलब वो डेटा ही है। ये डेटा भी एक तरह से वॉटसन एंड क्रिक नहीं दिया था। इसमें बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे अगर हम इस फॉस्फेट से लेकर, अगर इस फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस निकाले, तो फॉस्फेट से लेकर फॉस्फेट की ये जो पूरी डिस्टेंस होती है, यही कहलाता है डीएनए का डायमीटर। और ये डायमीटर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि ये अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कुछ याद है? मैंने ये भी कहा था कि यहाँ डायमीटर 20 है, बताओ यहाँ और नीचे, क्या हर जगह डायमीटर 20 यानी यूनिफॉर्म है? ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा होता है। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग सेम रहती है। अच्छा, यहाँ टोटल रिंग कितनी होती है, 3, तो इधर भी तो 3 रिंग होगी, तो डायमीटर भी लगभग कांस्टेंट रहता है। अब बच्चों आप लोग गलती क्या करने वाले हो, एग्जाम में जब आएगा कि डीएनए का डायमीटर कितना होता है, लेकिन वो एग्जाम में आपको एंगस्ट्रॉन में नहीं देंगे, जैसे हमने एंगस्ट्रॉन में सीखा है, वो देंगे नैनोमीटर में। और अपनी एनसीईआरटी में भी जो डेटा दिया है वो नैनोमीटर में ही दिया है। तो बताओ कितना, क्या 200 आएगा? नहीं, 2। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि मुझे पता है गलती करने वाले हो। तो डीएनए का डायमीटर अगर आपसे नैनोमीटर में पूछे तो आप कितना बताओगे, 2 नैनोमीटर। बात समझे? कई बार क्या होता है, याद होते हुए भी गलतियां हो जाती है, बस यूनिट की वजह से। तो डायमीटर 2 नैनोमीटर हो जाएगा। ये बच्चों एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, और ये भी थाइमिन भी नाइट्रोजन बेस है। दोनों नाइट्रोजन बेस को मिला के हम कह सकते हैं बेस पेयर। अच्छा, बेस पेयर में कितने नाइट्रोजन बेस आते हैं? 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब बच्चों यहां पर इस बेस पेयर, ये मतलब ये वाला बेस पेयर, और जो नीचे वाला बेस पेयर है, इन दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होती है।
और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आती है ये भी फिक्स होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। जैसा मैंने भी आपसे कहा एग्जाम में नैनोमीटर में आएगा, कितना? 0.34 नैनोमीटर। तो ये बच्चों नैनोमीटर में पूछे तो 0.34 नैनोमीटर आप बताइएगा। तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉन या इतना नैनोमीटर है। फिर बच्चों ये वाला न्यूक्लियोटाइड जब नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हल्का सा एंगल होता है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 36 डिग्री होता है। मतलब ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड में हल्का सा घुमाव है, कितने डिग्री का? तो 36 डिग्री पे हल्का सा रोटेट करके रखता है। यहां पे बच्चों आप लोग को ये मैं समझा भी चुका हूं कि इधर का शुगर फॉस्फेट और इधर का शुगर फॉस्फेट ये बनाते हैं डीएनए की बैकबोन, और ये बीच में क्या कहलाते हैं? और हमने सीख लिया था स्टेप किसके बने होते हैं? बेस पेयर या नाइट्रोजन बेस। बैकबोन से जब भी बेस पेयर होंगे हमेशा टूवर्ड द इनसाइड, क्या इनर साइड में प्रोजेक्टेड होते हैं। अगर बच्चों मेरे पास यहां पर ये एक डायरेक्शन है और मैं इस डायरेक्शन से यहां से लेके यहां तक पहुंचा, बताइए क्या ये पूरा टर्न हो गया? नहीं, ये बच्चों केवल हाफ टर्न है। इसे हम हाफ टर्न कहते हैं, वन टर्न नहीं। वन टर्न तो कब कहेंगे? जब मैं यहां से लेके वापस वहीं पे आ जाऊं। अच्छा, ये पूरा घूम के एक चक्कर लगा लेना, ये कहलाता है वन टर्न। अच्छा, इस वन टर्न में कितना डिग्री होता होगा? हाँ, इतना सभी को पता है, वन टर्न मतलब 360 डिग्री। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से बच्चों मैंने क्या किया, डीएनए में एंट्री की। मान लीजिए यहां से एंट्री की, यहां से एंटर करके मैं यहां तक पहुंचा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर बच्चों एक टर्न कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्शन सेम आ जाएगी। तो यहां डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये अभी एक टर्न नहीं है। फिर बच्चों और आगे गए तो यहां तक जब हम पहुंचे, अब बताइए यहां डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन आगे, मतलब इसी को मिला के कहेंगे अपना पूरा टर्न। और ये जो पूरा टर्न होता है इसी को कहते हैं हम हेलिक्स लेंथ, या इसी को पिच ऑफ डीएनए, या इसी को वन टर्न ऑफ डीएनए, या वन कोइल ऑफ डीएनए। अच्छा, वन टर्न किसे को कहते हैं समझ में आया? मतलब ये यहां से लेके और यहां तक का ये पूरा मिला के वन टर्न कहलाता है, जहां पर ये डायरेक्शन सेम आ जानी चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इस पूरे टर्न के अंदर ये नाइट्रोजन बेस मिला के क्या कहते हैं? बेस पेयर। तो क्या ऐसे बेस पेयर काफी सारे होंगे? अगर हम इनको काउंट करें तो इनकी नंबर फिक्स होती है। मैंने यहां से काउंट किया 1 2 3 5 6 7 8 9 10। बताओ यहां से लेके यहां तक कितने बेस पेयर? तो ये याद भी रखना है, हेलिक्स लेंथ में टोटल बेस पेयर्स, तो टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? 10। लेकिन क्वेश्चन बच्चों घुमाएंगे, वो कहेंगे हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। तो ये समझ में आ जाना चाहिए 20 कैसे हो गए। अरे एक पेयर में कितने आते हैं? इस पेयर में दो, तो 10 पेयर है तो कितने हो जाएंगे? 20, क्योंकि पेयर में दो होते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस की नंबर पूछे तो आपको 10 नहीं बताना, क्या बताएंगे? 20। क्वेश्चन मैंने थोड़ा और घुमा दिया, मैंने कहा नहीं बच्चों इस पूरे टर्न में कितने प्यूरिन से ये पता करिए। अब सोचो, इमेजिन करो, एक मिनट, बताओ ये क्या है? प्यूरिन। तो सामने वाला आप जानते हो प्यूरिन के सामने हमेशा, तो बताओ इसमें प्यूरिन कितना? एक। बताओ इसमें प्यूरिन, एक तो प्यूरिन होगा ही क्योंकि सामने वाला, तो एक प्यूरिन इसमें होगा, एक भी प्यूरिन इसमें भी होगा। तो बताओ सब में कितने प्यूरिन होंगे? एक के एक, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 10। क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा कि आप तो बच्चों साइटोसिन प्लस थाइमिन कैलकुलेट करो। अरे 10 ही होंगे। ये साइटोसिन प्लस थाइमिन है क्या? पायरिमिडिन। दोनों को मिला के अगर मैं कंबाइन कहूं तो ये तो पूरा पायरिमिडिन ही तो हुआ। और पायरिमिडिन भी कितने होंगे? 10। सीधी सी बात है, जितने नाइट्रोजन बेसेस है 20, उसमें से आधे प्यूरिन होते हैं, आधे पायरिमिडिन। अरे 50-50 दोनों होंगे। तो प्यूरिन हो जाएंगे 10, तो पायरिमिडिन भी 10 हो जाएंगे। अब मुझे एक बात आप सभी बताइए, अगर मैं इन दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछूं कितनी? सबको याद है 3.4। वेरी गुड। इन दो में ये 3.4, ये 3.4, ये कितनी बार? तो यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ अगर निकाली जाए तो ये आ जाती है 34 एंगस्ट्रॉन। और यही 34 एंगस्ट्रॉन क्या कहलाता है? हेलिक्स लेंथ। तो हेलिक्स लेंथ पूरी 34 एंगस्ट्रॉन को कहेंगे। अच्छा, कभी बच्चों आपको लेंथ निकालना हो तो लेंथ निकालने का मैं एक सिंपल सा तरीका आपको समझा देता हूं। लेंथ निकालने का बेस्ट तरीका टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4
एंगस्ट्रॉन। जितने बेस पेयर उसको 3.4 एंगस्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, 3.4 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि दो के बीच में डिस्टेंस 3.4 है। बताओ, यहां टोटल बेस पेयर 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉन, और सोल्व किया तो वही आ गया 34 एंगस्ट्रॉन। अरे बात समझ में है ना? तो यहां से लेके यहां तक ये 34 है। अच्छा, कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर आप ये गैप निकालोगे तो ये तो 9 ही है, ये गैप कितनी होगी 9, तो फिर आपने 10 क्यों लिया? ये 10 इसलिए लेना पड़ता है बच्चों क्योंकि इसके ऊपर का थोड़ा पार्ट और इसके नीचे का थोड़ा पार्ट जो होता है ना, वो इक्विवेलेंट टू 3.4 और होता है, तो इसलिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं सब अच्छे से याद रखना, गलती मत करना। बताओ, दो बेस पेयर की डिस्टेंस 3.4, तो फिर 34 क्या है? पूरा लेंथ है, हेलिक्स लेंथ है। अरे बात समझे ना? हेलिक्स लेंथ का दूसरा नाम क्या बताया? पिच ऑफ डीएनए। एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, डीएनए की पिच कितने की होती है? तो वहां याद ही ना तक सर ने पिच किसको बताया था? पिच मतलब वो हेलिक्स लेंथ का ही दूसरा नाम होता है। एक बात तो बताइए, ये पूरा मिला के कितना टर्न है? 1 टर्न क्या 360 डिग्री का है? बताइए, 360 डिग्री में कितने बेस पे आए? तो बताओ, दो के बीच में एंगल, यहां पर ऐसे समझो, बताओ इन दो में एंगल, नेक्स्ट टू में, नेक्स्ट टू में, 36 36 36 कितनी बार? 10 बार। अरे 360 हो जाएगा। तो बताओ, दो के बीच में एंगल, तो याद रखना ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड और नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड क्या हल्का सा घुमा हुआ है? कितना डिग्री? फिर अगला वाला, तो जब बच्चों ये 36 फिर 36 फिर 36, तो जब ये 36 30 से घूमता है ना, इसी वजह से डीएनए हेलिकल बनता जाता है। अरे कुछ समझे बेटे ना? क्या डीएनए का नेचर हेलिकल होता है? क्यों होता है? क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड में हल्का सा घुमाव है, हल्की सी ट्विस्टिंग है। ये 36 30 से घुमा रहता है, इसी वजह से डीएनए का नेचर क्या बन जाता है? हेलिकल। मैंने जितनी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको दी है, क्या याद रहेगी? बताइए, डीएनए का डायमीटर, दो बेस पेयर की डिस्टेंस, दो न्यूक्लियोटाइड में एंगल, पूरा हेलिक्स लेंथ में कितने कितने नाइट्रोजन बेस? 20। गलती मत करो, नाइट्रोजन बेसेस, बेस पेयर, प्यूरिन, पायरिमिडिन, और टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन। बात समझे ना बेटे? तो ये जो इंफॉर्मेशन है सब आपको ध्यान रखना है। वो एक लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे, हेलिक्स लेंथ में कितने प्यूरिन होते हैं? तो याद होना चाहिए, हेलिक्स लेंथ में प्यूरिन की नंबर कितनी होती है? 10। बात समझे ना? इसको भी लिख लेना। लिख लिया? अच्छा, मैं आगे कभी भी आपसे पूछूं डीएनए की लेंथ निकालोगे, तो लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला ध्यान रखना बेटे, टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम। इससे बच्चों हम लेंथ निकालेंगे। और 3.4 से मल्टीप्लाई क्यों करा है समझ गए होंगे? क्योंकि दो के बीच में डिस्टेंस 3.4 होती है। अगर मैं किसी डीएनए के बेस पेयर दूं तो क्या आप लेंथ निकालोगे? अरे बड़ा आसान है। बेस पेयर दे दो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना? 3.4। तो किसी भी डीएनए की लेंथ बड़े आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। ये हुआ कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, इन अ लीनियर इन अ लीनियर डबल स्टैंड डीएनए, in a linear double strand DNA, 2000 base pairs are present in a linear to in a linear double strand DNA. 2000 base pairs are present. Find out find out number of, पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन बेसिस। सेकंड, बोलना नहीं बस आप तो लिखते जाओ। सेकंड, प्यूरिन। थर्ड, साइटोसिन प्लस थाइमिन। फोर्थ, न्यूक्लियोटाइड्स। फिफ्थ,
फॉस्फेट 6, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स 7, राइबो शुगर 8, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड 9, लेंथ ऑफ डीएनए। इन सबको सोल्व करो, कोशिश करो कि मैक्सिमम के आंसर आए। आगे आंसर। हम्म, इसको बच्चों जब आप सोल्व करोगे तो यहां पर आप लोगों को बेस पेयर दिए गए हैं 2000, तो बताइए नाइट्रोजन बेसिस 4000, वेरी गुड। बताइए प्यूरिन क्या 2000? जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही, भाई जो इतने नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन इतना है तो पायरिमिडिन भी 2000। ये C+T समझ गए ना, मतलब पायरिमिडिन पूछा है। बताइए न्यूक्लियोटाइड 4000, क्योंकि जितने नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उतने ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नाइट्रोजन बेस जैसे समझने के लिए इधर समझ लो एक बार ताकि क्लियर हो जाए। बताइए इस डायग्राम में नाइट्रोजन बेस कितने हैं? ये चार, 1 2 3 4। जितने नाइट्रोजन बेस है बताओ, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट तीनों को मिला के, तो अगर चार नाइट्रोजन बेस है तो न्यूक्लियोटाइड भी तो चार ही होंगे ना बेटे। अरे बात समझे ना। तो जितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उतने ही न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। अच्छा मैंने पूछा फॉस्फेट, क्या ये भी 4000 ही आएंगे? क्योंकि हर न्यूक्लियोटाइड में एक ना एक फॉस्फेट है ही। तो जितने न्यूक्लियोटाइड या जितने नाइट्रोजन बेस है उतने ही ये आ जाएंगे। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 4000। अच्छा मुझे बताओ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर, बताओ इस बॉन्ड का नाम। अच्छा जितने नाइट्रोजन बेसेस है उतने ही तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ जाएंगे। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की नंबर भी कितनी हो जाएगी? 4000। राइबो शुगर, वेरी गुड, 0। कुछ बच्चों ने इसमें गलतियां की है, हाँ मुझे पता है इसमें गलती हुई है। इसमें कुछ बच्चों ने 4000 आंसर दिया होगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 0। समझ गए होंगे क्यों? डीएनए की शुगर डिओक्सी राइबोस है। अरे मैंने राइबोस पूछा है, तो राइबोस तो 0 हो जाएगा। हाँ अच्छा इस क्वेश्चन में मैं कहता डिओक्सी राइबोस बताइए, देन 4000 होता। तो कभी कभी ऐसे ध्यान रखना, थोड़ा बहुत तो घुमा फिरा के पूछ लेंगे आपसे। तो राइबोस की नंबर पूछिए, देन 0 आंसर आएगा। अच्छा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको समझाया था। N-2 डबल स्टैंड डीएनए हो, कुछ याद है? लिनियर डीएनए है तो तरीका N-2। एन यहां नाइट्रोजन बेस, बताओ कितने हैं? 4000 - 2, और सोल्व करोगे तो आंसर 3998, इतना आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? तो इसको N-2 से हम निकालेंगे।
अब बच्चों लास्ट में आता है लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ अगर निकालना है तो लेंथ निकालने का तरीका, टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.4। टोटल बेस पेयर कितने दिए, 2000 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉन, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6800 एंगस्ट्रॉन। ये आंसर आ रहा होगा। कितने बच्चों के सारे सही है? अच्छा, कितने बच्चों के पास एक गलत हुआ है? हाँ, और वो गलत कौन सा हुआ है? राइबोज वाला, हाँ समझ गए होंगे। बाकी तो ठीक है, आंसर निकल जाता है, उस एक दो जगह मिस्टेक हो जाती है। बात समझ गए? अब बच्चों इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे दी है, आप लोग ये ध्यान रखो, जितने नाइट्रोजन बेस होते हैं उतने ही न्यूक्लियोटाइड, उतने ही फॉस्फेट, उतने ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये सब उतने ही रहेंगे। अब इनमें से एग्जाम में सबसे मेन क्वेश्चन आता है लेंथ। ज्यादातर टाइम यहां से जो क्वेश्चन आया है वो लेंथ ही पूछिए। तो क्या आप लेंथ निकाल लोगे? तो ये लेंथ निकालने का तरीका सबको अच्छे से आना चाहिए। नीट में क्वेश्चन बहुत बार आया है, डीएनए की लेंथ पूछते हैं वो। मॉड्यूल में आप देखोगे बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने कितने बेस पेयर है वहां पे लिखे होंगे। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन जो किसी को समझ में नहीं आया? सबको आगे समझ में अच्छे से है ना, कैसे सोल्व करना है? कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने कितने बेस पेयर्स होते हैं? इनमें बच्चों सबसे पहले नंबर पे आता है 5 into 174 बैक्टीरियोफेज। ये जो बच्चों 5 into 174 बैक्टीरियोफेज है, ये एक वायरस है। और इस वायरस की खास बात ये होती है कि ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। आगे इस चैप्टर में मैं बहुत बार ये बैक्टीरियोफेज वर्ड बोला करूंगा। तो बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया। अब बच्चों इस वायरस की खासियत ये होती है कि इस वायरस के अंदर जो डीएनए मिलता है वो डीएनए यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें जो सिंगल स्टैंड डीएनए मिलता है, इसके अंदर अगर मैं टोटल न्यूक्लियोटाइड लिखूं तो यहां होते हैं 5386। इतने बच्चों इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या मैं और अच्छे से बोलूं तो इतने यहां पर नाइट्रोजन बेसेस भी होते हैं। बात वही है। लेकिन मैंने बच्चों एक बात देखिए, बेस पेयर शब्द नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों डीएनए कैसा है, सिंगल का मतलब इसमें एक ही स्टैंड है। जैसे एक स्टैंड में एटीजीसी आ गया। अब बच्चों यहां पे इसके सामने वाली स्टैंड नहीं है, तो इसीलिए बच्चों इसमें केवल हम बेसिस लिखेंगे। अच्छा, सामने टी होता, ए होता तो बेस पेयर होता, तो इसमें केवल हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन बेसिस। कभी आपसे पूछे ऐसा वायरस बताइए जिसमें सिंगल स्टैंड डीएनए है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, 5 into 174 बैक्टीरियोफेज। इसका ये जो डेटा है सब एनसीईआरटी ने दिया है, तो आपको याद भी रखना है। अगले नंबर पे आता है दूसरे वायरस का नाम, और वो है लेम्बडा बैक्टीरियोफेज। अच्छा, ये भी बच्चों एक तरह का वायरस ही है, ये भी वायरस ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें डीएनए डबल स्टैंड होता है। अच्छा, इसके अंदर टोटल बेस पेयर होते हैं 48502 बेस पेयर्स। इतने बच्चों बेस पेयर्स होते हैं। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है कि ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, लेकिन वायरस में अलग अलग तरह का है। इसमें सिंगल स्टैंड डीएनए है, जबकि इसमें डबल स्टैंड डीएनए। अगर बच्चों में वायरस की बात करूं तो वायरस में हर तरह का न्यूक्लिक एसिड है। कुछ वायरस में आगे ऐसे भी बताऊंगा जिनके अंदर बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, और कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिसमें डबल स्टैंड आरएनए भी होता है। मतलब वायरस में मैं तो कहूंगा हर चीज देखने को मिलती है। सिंगल स्टैंड आरएनए भी देखा गया है, डबल स्टैंड आरएनए भी देखा गया है, सिंगल स्टैंड डीएनए भी देखा गया है, तो डबल स्टैंड। लेकिन ये फिक्स होता है। जैसे इसके अंदर अगर सिंगल स्टैंड डीएनए है ना, तो केवल सिंगल स्टैंड डीएनए ही होगा। अरे बात समझना बेटे? तो ये दो एग्जांपल जो अभी मैंने बताए वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको याद भी रखना है। अगले नंबर पे मैं लेता हूं ई कोलाई। अब बताइए ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। अब बच्चों अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का डीएनए आप बताओ, सिंगल स्टैंड या डबल? एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से सिखाई थी। मैंने कहा था केवल कुछ वायरस छोड़ देना, बाकी हर जगह डीएनए डबल स्टैंड। तो बस ये वायरस छोड़ दो, बस इस वायरस को छोड़ दो, बाकी हर जगह डीएनए। तो बैक्टीरिया में भी डीएनए डबल स्टैंड ही होता है। अब इसके अंदर टोटल बेस पेयर निकाले जाए तो इसमें बेस पेयर की नंबर आती है 4.6 इंटू 10⁻⁶। इतने बच्चों इसके अंदर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की सेल बच्चों दो तरह से होती है। एक तो होती है हमारी डिप्लॉइड सेल, और कुछ सेल जो है वो गैमिड वाली वो हैप्लॉइड होती है।
मैक्सिमम सेल डिप्लॉयड है, कुछ एक सेल हैप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड सेल के अंदर बेस पेयर निकाला जाए तो ये वैल्यू आती है 6.6 इंटू 10⁹ 9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर होते हैं। अच्छा, अगर हम हैप्लॉयड सेल में निकालें तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, और इसमें आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁹ 9 बेस पेयर, पावर हाफ मत कर देना। तो इसमें 10⁹ 9, इसमें भी 10⁹ 9। अच्छा, यहां डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। अब सोच के बताना, हैप्लॉयड सेल में बेस पेयर क्या कम हो गए? अरे यहां 6.6 थे, यहां कितने हो गए? 3.3 हो गए, आधे हो गए। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि बच्चों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर अलग होते हैं। आप लोग जानते हो डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम नंबर अपनी सेल में 46 होते हैं, और हैप्लॉयड में क्या क्रोमोसोम आधे होते हैं? अरे जब क्रोमोसोम आते हैं तो बेस पेयर भी आधे होंगे। अच्छा, एक और जवाब देना, हैप्लॉयड सेल का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड या डबल? हाँ, इसमें भी बच्चों जो डीएनए आता है वो डबल स्ट्रैंड ही होता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हैप्लॉयड सेल है, गैमीट वाली सेल है, तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। नहीं, डीएनए तो डबल स्ट्रैंड। मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से सिखा दी है, हर जगह डीएनए सिंगल स्ट्रैंड तो केवल सम वायरस, उसके अलावा कहीं भी नाम लो, डीएनए आपको डबल स्ट्रैंड ही मिलेगा। हर बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा दिया। मैंने कहा ह्यूमन के जीनोम में कितने बेस पेयर? तो आप जीनोम मतलब हैप्लॉयड सेल के रिस्पेक्ट में ही चलता है। तो अगर जीनोम में पूछा जाए तो एक तरह से आंसर 3.3 इंटू 10⁹ 9 ही आंसर आएगा। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है क्या याद रहेगी? सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में बच्चों कभी भी मतलब जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे थे, इनके बेस पेयर लिखे थे, और मेज द कॉलम का क्वेश्चन था। ऐसे नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारे डेटा याद भी होना चाहिए आपको। फटाफट बोलते जाना। 5 इंटू 174 में 5386 लेमडा बैक्टीरियोफेज, 48502 इकोलाई, 4.6 इंटू ह्यूमन में, 6 इंटू 10⁹ 9, लेकिन हैप्लॉइड सेल में 10⁹ 9। क्या इंफॉर्मेशन याद रहेगी? तो ये सब आपको याद रखना है। अब इन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन। लिखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, और ब्रैकेट में वहां लिख दीजिएगा मीटर में। जो आंसर आपको फाइंड आउट करना वो मीटर में फाइंड आउट करना है। आप लोग को जो क्वेश्चन में देता हूं तो ये सबकी कॉपी में होना भी चाहिए, किसी की कॉपी में भी चेक किया जा सकता है ना। तो ये नहीं सोचना कि सर को पता नहीं होता है या सर को नजर नहीं आता है ना। सब दिखता है, लास्ट तक नजर भी रहती है। तो ऐसा नहीं कि फिर बाद में कि सर मेरे पास तो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखो, है ना। क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो सबको आना चाहिए फिर वो। क्या सोल सबने? 2.244 मीटर।
जब आपने इसको सोल्व किया होगा तो कैसे इसको सोल्व करते हैं? लेंथ निकालना है, टोटल बेस पेयर। बताइए, मैंने आपसे डिप्लॉयड सेल में पूछा, क्या उसके बेस पेयर याद है? 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉन। लेकिन मैंने एंगस्ट्रॉन नहीं, मीटर में। क्या मीटर में चेंज कर सकते हो? 10⁻⁻10, तो इससे आ जाएगा मीटर में आंसर। और जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आएगी 2.244 मीटर, ये बच्चों आंसर आएगा। अब ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी ना 2.244 मीटर, ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, लेकिन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बस इतना सा, 2.2 मीटर। शायद याद हो, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो वहां पर आपने सीखा होगा डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2। लेकिन 2.2 नहीं, 2.244 मीटर। और एक कैसे 2.244 आती है, समझ में आया? वहां तो आपने बस डायरेक्ट याद कर लिया होगा, लेकिन अब हमें तरीके भी पता है कि वो 2.244 ऐसे आती है कि भाई हमें बेस पेयर पता है, 3.4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। अरे बात समझे ना? अब बच्चों ये जो लेंथ आपने निकाली है ये डिप्लॉयड सेल की है। अगर मैं मान लीजिए हैप्लॉयड सेल में पूछता तो क्या सोल्व कर लेते? हैप्लॉयड में यहां वैल्यू क्या होती? 3.3। और इसको सोल्व करते तो जो वैल्यू आई उसकी जस्ट हाफ, कितनी आती? अगर मैं हैप्लॉयड सेल में पूछता तो ये वैल्यू आ जाती 1.122 मीटर आ जाती। अब बच्चों ये 2.2 मीटर कैसे होती है, मैं आपको इसको थोड़ा सा क्रोमोसोम लेवल पे सिखाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से बने। मान लीजिए ये मेरे पास एक सेल है, अपनी ही सेल है ह्यूमन की। हमारी सेल में कितने क्रोमोसोम? 46। मैंने बच्चों अपनी सेल के ये क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, ऐसे मैंने ये क्रोमोसोम 23 और यहां पर चलता गया, और ये क्रोमोसोम नंबर समझाने के लिए सारे निकाल दिए 46। एक सेल में जितने भी क्रोमोसोम थे सारे बाहर निकाल दिए। अब आप जानते हो इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर बैठा होता है डीएनए। अच्छा, इसी तरह से यहां पर भी क्या लगा है? डीएनए। यहां पर भी डीएनए, यहां पर भी डीएनए। सारे क्रोमोसोम में से डीएनए डीएनए था। अब बच्चों मैंने क्या किया, इन सारे क्रोमोसोम के डीएनए को बाहर निकाला, सबके डीएनए को बाहर निकाला। ये जो क्रोमोसोम 1 था, मैंने इसके डीएनए को भी बाहर निकाला। क्रोमोसोम 2 इसके डीएनए को भी बाहर निकाला। क्रोमोसोम 23 इसका डीएनए, और एक क्रोमोसोम 46 इसका डीएनए। सेल के जितने भी क्रोमोसोम थे सबके डीएनए को बच्चों हमने एक्सट्रैक्ट किया, सबको बाहर निकाला और इन सबको जोड़ा। तो यहां से इसको जोड़ा, यहां से इसको जोड़ा, यहां से इसको जोड़ा, तो यहां से लेके यहां तक की ये जो टोटल लेंथ आई है ये बच्चों आती है 2.244 मीटर। मतलब जो मैंने आपको 2.244 मीटर वैल्यू बताई है ना, ये किसी एक क्रोमोसोम के डीएनए की लेंथ नहीं है। कितने की? सारा 46 का मिला के है। तो सारा 46 का मिला के ये 2.2 मीटर आता है। अब बात को एक और ध्यान से सुनना, कभी भी सेल में 2.2 मीटर एक लंबा डीएनए होता ही नहीं। हमारी सेल के अंदर ये जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है ये कट फॉर्म में, और इसके बच्चों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे टोटल 46 फ्रेगमेंट किए गए, 46 टुकड़े किए गए। इनमें से बच्चों थोड़ा सा डीएनए क्रोमोसोम 1 में है, थोड़ा सा क्रोमोसोम 2 में है, थोड़ा 23 में है, और ऐसे सारे के सारे 46 में। तो मुझे बताइए, एक लाइन में आपसे पूछता हूं, 2.244 मीटर long thread of DNA distributed in only one chromosome, distributed in 46 क्रोमोसोम। बात समझे ना बेटे? ये 2.2 मीटर कितने क्रोमोसोम है? और एक बात तो ध्यान रखना, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं हमारी सेल में कितने डीएनए होते होंगे एक सेल में, तो कितना डीएनए बताओगे? नहीं नहीं, नंबर कि हाँ एक डीएनए है, दो डीएनए ऐसे, तो 46 डीएनए है। अपनी सेल में कितने डीएनए होते हैं? अच्छा, ये क्रोमोसोम 1 का डीएनए, ये क्रोमोसोम 2 का डीएनए, ये क्रोमोसोम 23 का, ये 46 का, ये बच्चों सारे डीएनए हैं। तो अपनी सेल में टोटल डीएनए कितने हैं? 40। क्या ये सारे डीएनए जुड़े हुए हैं? नहीं, कभी जुड़े हुए नहीं होते। हमने बस समझने के लिए इनको बच्चों सेल में से बाहर निकाला, और इनको जब हमने जोड़ा तो ये वैल्यू आई। लेकिन याद रखना, सेल में कभी भी डीएनए जुड़ा हुआ तो फिर टोटल डीएनए कितने हैं? ये सारे 46 डीएनए अलग अलग पड़े हैं। अरे बात समझ हटे? हाँ, अगर हम उनको बाहर निकाल के जोड़े तो इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब एक बात बताओ, हैप्लॉइड सेल में क्या डीएनए की लेंथ 1.1 आ जाएगी? ऐसा क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? चलिए, क्रोमोसोम 23 के हाफ हो गए, तो बताइए यहां से लेके यहां तक लेंथ भी तो हाफ हो जाए, अरे 1.1 ही तो आ जाएगी। तो बताइए इस हैप्लॉइड सेल का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड या डबल? होता तो डबल है, फिर ये लेंथ हाफ क्यों हो गई? अरे क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं।
बात समझे ना बेटे? तो क्रोमोसोम हाफ होने की वजह से वहां पर डीएनए की लेंथ भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। कुछ क्लियर हुआ? अब बच्चों ये जो 2.244 मीटर जो डीएनए में आपको बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली कितना होता होगा, ऐसे समझो, यहां से लेके और यहां तक, मतलब इतना बड़ा डीएनए हमारी कितनी सेल में, एक सेल, यानी एक सेल में ही काफी बड़ा सा डीएनए होता है। 2.2 मतलब काफी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, कितनी सेल में? वेरी गुड। मैंने बच्चों अपनी बॉडी की सारी सेल में से डीएनए बाहर निकाला। अपने अंदर बिलियंस ऑफ सेल है। मैंने अपनी सारी सेल में से डीएनए को बाहर निकाला और सबके डीएनए को चिपकाया, तो टोटल डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। कितनी? इमेजिन कर सकते हो? हमारी सेल में इतना बड़ा डीएनए होगा कि हम अर्थ से, चांद तो पास है, हम अर्थ से सन पे जाएंगे और सन से वापस अर्थ पे आएंगे। बताओ कितना राउंड हुआ? गए और वापस आ गए, एक राउंड। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 17 चक्कर पूरे कर दो। हाँ, इतना बड़ा डीएनए होता है। तो हमारे अंदर डीएनए की लेंथ काफी ज्यादा, अरे भारी भरकम शरीर है तो इतना बड़ा डीएनए रखते भी हम। तो अपने अंदर डीएनए की जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। अच्छा, ये 2.2 मीटर कितनी सेल का है? एक सेल का है। अरे बात समझे ना? अभी बच्चों ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि हमारी सेल में डीएनए की लेंथ काफी ज्यादा है, और ये भी आपने सोल्व कर लिया कि यहां पर ये 2.2 मीटर के समथिंग कुछ आता है। अब बताओ सेल की साइज। अगर बच्चों मैं आपसे सेल की साइज पूछूं, तो सेल की साइज माइक्रोमीटर में आती है। शायद आपको याद हो, आरबीसी की जो साइज होती है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर के आसपास होती है ना। तो एवरेज में कह सकता हूं माइक्रोमीटर में कुछ है। अच्छा, डीएनए किसमें है? और ये, मतलब ये डीएनए तो बहुत बड़ा हो गया। अरे मीटर में है, और सेल तो, मतलब ये डीएनए बहुत बड़ा टिन्ना, और ये सेल हो गई टिन्नी। अब बच्चों इस टिन्ना डीएनए को इस टिन्नी सी सेल में बिठाना है, बहुत नाइंसाफी है। और इसीलिए बच्चों इसको यहां पर बिठाने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन को बुलाना पड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो बताइए, क्या हमें इस डीएनए को सेल में पैक करना पड़ेगा? कौन सा प्रोटीन? पहले मुझे बताओ, पैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, रीजन आपके सामने है। क्योंकि डीएनए बहुत और सेल बहुत, तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी। अब बात आती है पैकिंग करते कैसे। पैकिंग करते टाइम बस सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक रस्सी है जो इस वॉल से लेके इस वॉल तक फैली हुई है। अगर मैं इस रस्सी को फैला के रखूं तो मुझे इतनी जगह चाहिए भाई, इतनी स्पेस चाहिए। लेकिन इमेजिन करिए, अगर मैं उस रस्सी को ऐसे फोल्ड करके रखूं, ऐसे घुमा के रखूं, फोल्ड करके रखूं, तो एक छोटे से कोने में भी आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट यहां है कि डीएनए चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन उसे अपने चारों तरफ इतने अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखता है कि ये बड़ा सा डीएनए इस छोटी सी सेल में फिट हो जाता है। अरे बात समझे? तो बताओ, पैकिंग करने के लिए कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन कैसे पैकिंग करेगा, इसके बारे में डिटेल में अपना अगला टॉपिक यही है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो हम अगला टॉपिक ये सीखेंगे, पैकेजिंग। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन और आपको दूंगा। ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई, क्या क्लियर हुई है? पैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्लियर? 2.2 मीटर कितने क्रोमोसोम का? सारे 46 का। एक लाइन लिख भी लो, ये जो आपने अभी वैल्यू निकाली ना, 2.244 मीटर, 2.244 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, 2.244 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए distributed in long thread of DNA distributed in 46 chromosomes of distributed in 46 chromosomes of a human cell। एक ह्यूमन सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, वो भी कितने क्रोमोसोम में? 46। ये समझ में आया सबको अच्छे से? एक क्वेश्चन और लिखो। लेंथ ऑफ डीएनए इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, 1.36 मिलीमीटर। फाइंड आउट, फाइंड आउट नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कोमा, नाइट्रोजन बेसिस
एंड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। इसमें बच्चों बायोलॉजिकल पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अपने को कैलकुलेशन सही करनी है ना, मतलब मैथमेटिक्स सही लगानी है। आप सोल्व भी करो इसको। क्या चीज? हम्म, आया आंसर बच्चों? चलिए, बेस पेयर कितने हैं? 4 × 10⁻⁶। वेरी गुड। ये तो आ गए बेस पेयर, तो नाइट्रोजन बेस डबल कर दो, 8 × 10⁻⁶। और जितने नाइट्रोजन बेस होते हैं उतने ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। और अभी तो हमने किया था ना पहले क्वेश्चन। चलिए ध्यान दो, जिसका आंसर नहीं है एक बार समझो। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब एनसीईआरटी में लिखा है, जो पैकेजिंग हम पढ़ेंगे उसमें पहला क्वेश्चन यही है। यहां पर बच्चों आपको लेंथ मैंने दी है, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों से बेस पेयर तो पूछे हैं, इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉन। अब बच्चों यहां पर गड़बड़ क्या है, इधर तो है मिलीमीटर और इधर एंगस्ट्रॉन। तो पहले आप लोग क्या करो, दोनों तरफ यूनिट सेम रखो। यूनिट सेम रखना जरूरी है। सोल्व करने का बेस्ट तरीका आप जानते हो कि मीटर में निकाले। क्या इसको मीटर में चेंज करना आता है? 10⁻³ तो क्या ये मीटर में आ गया? ये बच्चों इसके अपॉन में आएगा, तो ये 3.4 इंटू 10⁻⁻10, ताकि ये भी किस में आ जाए, मीटर। दोनों को हमने मीटर में ले लिया। अच्छा, अब इससे आ जाएगा बेस पेयर। और जब इससे आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें बच्चों बेस पेयर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। अरे इतने बेस पेयर हो जाएंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू आती है 4 × 10⁻⁶ आ रहा होगा। अब बच्चों ये तो आपने क्या निकाले, बेस पेयर। लेकिन मैंने आप लोगों से और भी क्वेश्चन पूछा है। दूसरा पूछा मैंने, नाइट्रोजन बेसिस बताओ कितने आएंगे। क्या सिखाया था, जितने होते हैं उसके डबल। तो नाइट्रोजन बेस डबल कर दो, 8 × 10⁻⁶, ये नाइट्रोजन बेसिस हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा फिर मैंने इसी में, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या बता सकते हो? बताओ, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स निकालो। जितने नाइट्रोजन बेस होते हैं उतना ही तो आ जाएगा। क्या 8 × 10⁻⁶ ही आ जाएंगे? अच्छा, मैं पूछता डिओक्सी राइबो शुगर, अरे यही आ जाता। अच्छा, मैं पूछता न्यूक्लियोटाइड, यही आ जाता। मैं पूछता इसमें फॉस्फेट के नंबर, यही आ जाते हैं। अरे बात समझना बेटे। तो आप लोगों को कैसे भी करके बस ये नाइट्रोजन बेस या बेस पेयर ले आओ। अगर ये आ गए ना, फिर तो सबके आंसर दे दोगे आप। अरे कुछ क्लियर हुआ ना बेटे? तो आपकी एनसीईआरटी में तो क्या सिंपल बेस पेयर पूछा है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया ताकि बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अरे क्लियर हुई? अच्छा, एक बात का जवाब दो। ये जो 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर जो आपने निकाले हैं, इसमें चेक करो और मुझे बताओ अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल, अप्रोक्स। क्या अप्रोक्स इक्वलाई के इक्वल आ रहा है? यहां देखो, इक्वलाई के अंदर कितने थे, 4.6 इंटू, अरे इसको छोड़ दो, तो क्या 4 × 10⁻⁶ वही तो आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वलाई के डीएनए की लेंथ ये है। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने उल्टा काम किया, मैंने इक्वलाई की लेंथ दे दी और उसके बेस पर आपसे कैलकुलेट करवा ली। अरे बात समझे? तो मैं आप लोगों से आगे पूछूंगा हमारे डीएनए की लेंथ, तो याद रखना 2.244 मीटर, और इकोलाई के डीएनए की लेंथ 1.36 mm। बात समझे ना बेटे? ये एक तरह से इकोलाई के डीएनए की लेंथ ही आप लोगों ने दी है।
बात समझे? थोड़ा सा वैसे ज्यादा आना चाहिए, पर अप्रोक्स हम कह सकते हैं क्या इतना होता है। क्या ये सबको समझ में आया? और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, ह्यूमन के हैप्लोइड सेल की लेंथ बताओ। अरे 1.122, या फिर यहां लिख लो, बेस पर लिख लो, मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, तो ये आपको आना भी चाहिए। अब बच्चों आप देखो कि इसके बाद मॉड्यूल में ये क्लियर सबको? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट लास्ट तक समझ आएगा ना? इसके बाद बच्चों वहां पे देखोगे तो पैकेजिंग से ऊपर वहां लिखा होगा टाइप्स ऑफ डीएनए में 2 टाइप्स लिखे होंगे, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। ट्विस्टिंग के बेसिस पे 2 तरह के डीएनए, राइट और लेफ्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ट्विस्टिंग के बेसिस पे अगर हम डीएनए के टाइप निकाले, तो ये डीएनए के टाइप ट्विस्टिंग के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। इसमें एक होता है राइट हैंडेड डीएनए, और दूसरा आता है वो है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अब ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड क्या होता है सीखिएगा। राइट हैंडेड डीएनए बच्चों उस डीएनए को कहा जाता है जिसके अंदर ट्विस्टिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और लेफ्ट हैंडेड उसको कहा जाता है जिसमें ट्विस्टिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। इसमें बस आपको यह देखना होता है कि किस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग है। जैसे समझो, मैंने बच्चों 5 to 3 में डायरेक्शन में चेक किया, तो यहां पर जो रोटेशन चल रहा था वो ऐसे चल रहा था। अब आप ध्यान से देखोगे, ये रोटेशन क्या क्लॉक की डायरेक्शन में? अगर घड़ी की दिशा में क्लॉक की डायरेक्शन में है तो डीएनए का नाम। उल्टा कर देता हूं, इस बार बच्चों मैंने क्या किया, रोटेशन कुछ ऐसे निकाल दिया। अब यहां देखो, क्या ये ऐसे घूम रहा है? ये क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड डीएनए के एग्जाम्पल की बात करें, तो राइट हैंडेड डीएनए में जैसे बच्चों सबसे फेमस नाम आता है बी डीएनए। और भी होते हैं, जैसे ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, इसी तरह से सी डीएनए होता है, इसी तरह से डी डीएनए होते हैं, काफी सारे हैं। और लेफ्ट हैंडेड का एक ही एग्जाम्पल आता है, और वो है जेड डीएनए। डीएनए भी बच्चों कई तरह के होते हैं, ए बी सी डी ऐसे टाइप दिए जाते हैं। अभी तक बच्चों आप लोग को मैंने डीएनए के बारे में जितना कुछ सिखाया है, या यूं कहूं कि जितना कुछ आप डीएनए के बारे में जानते हैं, वो सारा बी डीएनए है। हमने वॉटसन एंड क्रिक का एक फेमस मॉडल पढ़ा था, डबल, और वो जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वो भी बी डीएनए पर ही बेस्ड था। मतलब ये बी डीएनए ही सेल का सबसे मेन डीएनए होता है, और वॉटसन एंड क्रिक ने भी इसी को ही समझाया था। तो आपको यही डीएनए ध्यान रखना है। इवन मैं कहूं तो हमारी सेल में जो डीएनए मिलता है ना, वो भी बी ही होता है। अपनी सेल का डीएनए कैसा है? फिर बच्चे पूछते हैं सर ये ए सी कहां मिलते होंगे? तो ए सी बच्चों तब मिलते हैं जब हम अपनी सेल की आयनिक कंसंट्रेशन या हम अपनी सेल की ह्यूमिडिटी को थोड़ा बहुत चेंज कर दे। अगर हम अपनी सेल में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे, तो यही बी डीएनए वाला ए डीएनए में चेंज हो जाएगा या सी डीएनए में चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारी सेल किसको सपोर्ट करती है? और आप लोग को याद भी केवल बी डीएनए ही करना होता है, और बी डीएनए वैसे सबको याद भी है। जैसे मैं आपसे पूछूं डीएनए का डायमीटर, तो सबको पता है क्या 20 एंगस्ट्रॉन आता है? कौन से डीएनए का? हाँ, नहीं भी पता तब भी मान के चलो बी डीएनए ही है। अच्छा, 2 बेस पेयर में डिस्टेंस 3.4। हेलिक्स लेंथ कितनी? हेलिक्स लेंथ में कितने नाइट्रोजन बेस? 20 नाइट्रोजन बेस, 20 बेस पेयर 10। वो सब किसके हैं? बी डीएनए। और बी डीएनए राइट या लेफ्ट? तो आपको मेन पॉइंट यहां पे यही ध्यान रखना है कि जो बी डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि डीएनए जिगजैग फॉर्म में देखने को मिलता है, और ऐसे डीएनए को कहा जाता है जेड। जेड यहां पर जिगजैग से है। ये जिगजैग डीएनए क्या होता है? मान लीजिए बच्चों अपनी सेल का ये मेन डीएनए, जो कि मैं आपको समझा भी रहा था, बी डीएनए। हमारी सेल का ये अपना मेन डीएनए बी डीएनए। इस बी डीएनए के बीच बीच में कहीं कहीं पर डीएनए ऐसे जिगजैग फॉर्म में अपीयर हो जाता है, कहीं कहीं पे, बहुत रेयर जगह। तो अगर डीएनए से जिगजैग फॉर्म में दिख जाए तो समझ जाना वही जेड है। ये बी डीएनए में कहीं कहीं आ जाता है। जनरली ये उस जगह आता है जहां प्यूरिन और पायरिमिडिन अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं। ऐसे समझो, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। बताओ, एडेनिन प्यूरिन या पायरिमिडिन? साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। बताओ, एक प्यूरिन, अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो क्या प्यूरिन पायरिमिडिन अल्टरनेट ऑर्डर में है?
तो जहां ये अल्टरनेट ऑर्डर में देखने को मिलते हैं उसी जगह पर कैसा डीएनए मिलता है, जेड डीएनए। अरे बात समझे ना बेटे? तो वहीं पर आप लोग को ऐसे जेड डीएनए देखने को मिलेगा। बाकी जेड डीएनए में समझाने में तो बहुत सारी बातें होती हैं, इसकी भी एक हेलिक्स लेंथ होती है, इसमें भी बेस पेयर्स होते हैं, इसका भी डायमीटर होता है, लेकिन कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, ना ही अपनी एनसीईआरटी में लिखा है। आप तो बस यहां पर जेड डीएनए के बारे में ज्यादा याद भी ना करें, आपको बस इतना सा याद करना है, राइट हैंडेड का एग्जाम्पल और लेफ्ट का एग्जाम्पल। मैंने एक लाइन बोली, डीएनए राइट हैंडेड होता है, नहीं नहीं सही या गलत? सही है। मैंने कहा डीएनए लेफ्ट हैंडेड भी होता है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि डीएनए राइट हैंडेड भी देखा गया है, लेफ्ट हैंडेड भी देखा गया है। अच्छा कुछ नहीं कहे तो क्या मान के चले, राइट हैंडेड ही बताएंगे। बात समझे? उसके बाद बच्चों नीचे एक वर्ड लिखा मिलेगा, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक का मतलब होता है, जैसे बच्चों मैंने एक सीक्वेंस यहां लिखी, GAATTC। मान लीजिए ये 5 to 3 डायरेक्शन है। अच्छा फिर से मैंने 5 to 3 लिखा, GAATTC, और ये 3 डायरेक्शन। अच्छा इधर से पढ़ो क्या पढ़ने में आ रहा है, GAATTC, वेरी गुड। इधर से भी 5 to 3 पढ़ना, GAATTC। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, क्या दोनों डायरेक्शन से पढ़ने में सेम आ रहा है? तो ऐसी सीक्वेंस को ही नाम दिया जाता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलेंड्रोमिक का मतलब दोनों डायरेक्शन से पढ़ने में सेम आ जाए, या इसको मैं सिंपल शब्दों में कहूं, उल्टा सीधा एक समान। मतलब इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो एक समान आए तो उसको हम कहते हैं पैलेंड्रोमिक। जैसे मैं इसको सिंपली एक मोबाइल के नाम से समझाता हूं। इस मोबाइल का नाम आप सबने सुना होगा, सुना है कभी ना, ओप्पो। बताओ इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, अरे दोनों डायरेक्शन से पढ़ने पर सेम ही आ रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस को, हाँ। तो मैं कभी आप लोगों से पैलेंड्रोमिक वर्ड पूछूं, समझ जाओगे? क्या सीखोगे? दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम आए तो ऐसी सीक्वेंस का नाम। ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस अभी तो हमें इतनी काम नहीं आएगी, लेकिन बच्चों जब हम आगे बायोटेक चैप्टर पढ़ते हैं तो बायोटेक में ये पैलेंड्रोमिक बहुत काम आता है। कैसे काम आता है, कैसे इसको अप्लाई करना होता है, ये चीजें मैं आगे आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन इसका हमें आगे यूज सीखना है। तो आगे मैं जैसे ही पैलेंड्रोमिक शब्द बोलूं, क्लियर? क्या समझोगे? दोनों डायरेक्शन से पढ़ने पर सेम आए तो ऐसी सीक्वेंस को हम पैलेंड्रोमिक कहते हैं। यहां तक बच्चों मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर, उनमें कैसे बॉन्ड निकालना होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की नंबर कैसे निकालनी है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, लेंथ कैसे निकालना वो सब सीखा। अब बच्चों हम अगला टॉपिक सीखेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब बच्चों हमें पैकिंग करना है। पैकिंग में मैंने एक बात तो आपको ये क्लियर कर दी है कि पैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी। डीएनए बहुत बड़ा है, सेल बहुत छोटी है, क्या पैकिंग करनी है? इस पैकिंग के लिए अभी मैं आपको सिखा भी रहा था, एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो पैकिंग को समझने से पहले आपको हल्का सा हिस्टोन के बारे में जानना जरूरी है। अगर आपको हिस्टोन प्रोटीन पता है तभी आप पैकिंग सीख पाएंगे कि हिस्टोन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मैं आप लोग को पहले हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हल्का सा सिखाऊंगा। अच्छा आगे बच्चों हमें एक टॉपिक पढ़ना भी है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों आपको तब समझ में आएगा जब पहले आपको यह तो पता हो कि प्रोटीन होते क्या है, किसके बने होते हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तब जाके क्लियर होता है। अच्छा प्रोटीन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी भी है। एक टॉपिक पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल, है ना, उसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ा भी होगा। मैं आप लोगों से वही बातें कुछ देर के लिए अभी मैं आपको एक तरह से रिवाइज ही करवा रहा हूं, या एक तरह से आप लोगों से पूछ ही रहा हूं। प्रोटीन के बारे में पहले मुझे बताइए, प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड। तो इन्हें प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये भी एक तरह के पॉलीमर ही है, बट अमाइनो एसिड्स के। अगर बच्चों हम अमाइनो एसिड की चेन बनाइए, ध्यान सुना बेटे, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में सब काम आएगा। अगर आपको ये बेसिक वैसे मुझे पता है याद है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आगे गड़बड़ियां होगी आपसे। अमाइनो एसिड के ही हम पॉलीमर को ही क्या कहते हैं? प्रोटीन। अमाइनो एसिड को जोड़ते जाओ प्रोटीन बन जाता है। जैसे आपको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा यहां अमाइनो एसिड, फिर लिखा मैंने अमाइनो एसिड, अगेन अमाइनो एसिड, अगेन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। जब इन अमाइनो एसिड को हम जोड़ते हैं तो इनके बीच में यहां एक बॉन्ड बनता है, और यहां पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है
पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी गुड। बताइए यहां, यहां, तो क्या हम इनकी चेन बना रहे हैं? और ये जो पूरी होल स्ट्रक्चर बनी है, इसी होल स्ट्रक्चर का नाम प्रोटीन। ध्यान समझना, पूरी स्ट्रक्चर का नाम प्रोटीन। लेकिन ये अकेला क्या है? अमाइनो एसिड में जब हम जोड़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ रहे हैं, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड आएगा या बहुत सारे? काफी सारे पेप्टाइड बॉन्ड आते हैं। इसीलिए बच्चों प्रोटीन को कई जगह हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड है तो पॉलीपेप्टाइड। आगे बच्चों में यही शब्द बार बार बोला करूंगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन ही है। अब बच्चों आप ये जानते हो कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये काफी सारे हैं। अमाइनो एसिड के अगर मैं आपको टाइप समझाऊं तो प्रोटीन बनाने में ये टोटल 20 टाइप्स के होते हैं। कितने? 20। उन 20 टाइप के अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर अगर हम समझे तो सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। इनकी स्ट्रक्चर में एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH और यहां होता है R। ये जो बच्चों NH2 अमाइनो ग्रुप है और ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो NH2COOH वाला इतना पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, ये सबके अंदर कॉमन होता है। अच्छा, ये जो R होती है इसे कहते हैं हम साइड चेन, और यही साइड चेन सबके अंदर वेरी करती है। अच्छा, इसमें एक अमाइनो ग्रुप है दूसरा एसिड, तो नाम ही बन गया। हाँ, इसीलिए इनको अमाइनो एसिड कहते हैं। इन अमाइनो एसिड में वेरिएबल कौन है? अगर मैं साइड चेन को बदलता जाऊं तो आपके सामने बच्चों सारे में 20 अमाइनो एसिड ड्रॉ कर सकता हूं, बस साइड चेन को बदलते जाना है। मैं आपसे सिखाने के लिए यहां पर कुछ अमाइनो एसिड बनाता भी हूं। जैसे मैंने लिखा NH2CCOOH और यहां R। R की वैल्यू बच्चों मैंने यहां पुट कर दी H। बोलो बच्चों, R की वैल्यू H आ जाए तो क्या ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा? तो इसका नाम क्या बन गया? ग्लाइसिन। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने लिखा NH2CCOOH और R की वैल्यू जो मैंने पुट की है वो यहां पुट कर दी CH3। अगर मैं CH3 लिखूं तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बन जाएगा? एलेनिन। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? आर, और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर नेक्स्ट लिखा NH2CCOOH। आर की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की और वो लिखा CH2COOH। तो इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। इसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, इसी तरह से मैंने एक और यहां पर ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। मैंने यहां लिखा NH2CCOOH और R की जो वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं उसमें CH2 मैंने पुट किया 4 टाइम्स और यहां पर लास्ट में लगा दिया NH2। तो ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया इसका नाम है लाइसिन। मैंने कुछ अमाइनो एसिड बनाया ताकि मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूं, कुछ बातें सिखा सकूं। वैसे यहां मैं चाहता तो सारे 20 भी बना सकता था। अच्छा, इन सब में वेरी क्या कर रहा है? अब थोड़ा ध्यान सीखना। इसमें बच्चों यहां पर NH2 ये तो होता है अमाइनो, क्या ये एक बेसिक ग्रुप है? एल्केलाइन है, बताओ ये। अच्छा, इसमें कितना एसिड, कितना बेस? एक एसिड एक बेस, न्यूट्रल। तो ये क्या बन गया? तो मैं कहूंगा ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्या बात समझ गए? बताओ न्यूट्रल क्यों है? एक एसिड है, एक ही बेस है। फिर आगे समझिए, NH2 बताओ ये तो हो गया बेसिक, ये हो गया ओवरऑल, क्योंकि एक एसिड एक बेस। फिर चलते हैं, बताओ ये वाला बेस, ये वाला एसिड, ये वाला। अब बताओ इसमें एसिडिक पार्ट कितने हैं? तो क्या ये ज्यादा एसिडिक पार्ट रखता है? तो ऐसे अमाइनो एसिड को मैं कहूंगा एसिडिक अमाइनो एसिड। और इस एसिडिक अमाइनो एसिड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, और एक नाम और सुना होगा, हाँ बिल्कुल अच्छे से याद है आप लोग को, एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, क्या दोनों एसिडिक है? चलिए अगला लिखा। इस वाले में ये वाला बताओ कौन सा पार्ट है? बेसिक, ये एसिड। अच्छा, साइड चेन में क्या है? अब आप बताओ बेसिक पार्ट कितने हैं? दो बेसिक पार्ट है तो ये बन जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। अच्छा, बेसिक तीन होते हैं, लाइसिन, वेरी गुड, अर्जिनिन, और एक नाम और सुना होगा हिस्टिडीन। लाइसिन, अर्जिनिन और ये हिस्टिडीन जो होते हैं ये तीनों क्या बेसिक है? अब मेरा क्वेश्चन, क्या लाइसिन बेसिक होता है? क्यों? हाँ, क्या इसमें एक्स्ट्रा NH2 आ गया? कहां? साइड चेन। तो ये साइड चेन बच्चों इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड करने में मदद करती है।
इमेजिन करो, अगर ये NH2 नहीं होता तो ये तो न्यूट्रल ही होता। तो बताओ इसको बेसिक बनाने में साइड चेन का रोल है या नहीं है? अब बच्चों अपना जो पैकेजिंग वाला पार्ट जो हम सीखेंगे, जब इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन मिलेगी, मैं एडिट करता हूं। उसमें लाइन मिलेगी कि लाइसिन एंड आर्जिनिन ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है ड्यू टू साइड चेन। क्या बात समझ में आई? अब उन्होंने साइड चेन में ये नहीं लिखा कि किससे है। आप बताओ साइड चेन में क्या है जो बेसिक बनाता है? NH2। जो एक्स्ट्रा NH2 साइड चेन में आया ना, इसी की वजह से ये क्या बन जाते हैं? बेसिक बन जाते हैं। अरे बात समझ में आई? आप बताओ एसिडिक कितने हो गए? दो, वेरी गुड। और बेसिक? अब बच्चों एसिडिक को याद करने की जरूरत ही नहीं होती, अरे नाम में लिखा है। क्या लिखा है? ग्लूटामिक एसिड। क्या लिखा है? तो ये तो वैसे ही याद है। अच्छा बेसिक तो आप लोग को याद करने पड़ेंगे, और नहीं भी याद हो तो एक बार फिर सुन लो कौन कौन से। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। तीन ये हो गए, दो ये हो गए टोटल, तो बचे हुए 15। तो रेस्ट ऑफ 15 आर न्यूट्रल। अब बच्चों न्यूट्रल को याद करना ही नहीं है आपको। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन न्यूट्रल, बता दोगे? बताना। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, मिथियोनिन, तो कि यहां नहीं है, मतलब न्यूट्रल ही होगा। बताओ प्रोलीन, सेरीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, टाइरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन, बता दोगे? और पूछा जाए लाइसिन बेसिक क्यों है? साइड चेन की वजह से। समझ गए इतना? अब बच्चों यहां पे अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में बनाऊं, तो आयनिक फॉर्म में बनाते टाइम होता क्या है? इस वाले का ये तो हो गया NH3+, ये हो जाएगा COO-। अच्छा कितने प्लस है? कितना? तो ओवरऑल जीरो, मतलब न्यूट्रल चार्ज मतलब जीरो चार्ज। चलिए इसको आयनिक फॉर्म में बनाए। ये हो गया NH3+, ये हो गया COO-, COO-। बताइए नेट चार्ज। तो ये पॉइंट भी याद रखना, एसिडिक पर नेट चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इन पर नेट चार्ज बच्चों नेगेटिव होता है। अब यहां देखिए, इसको आयनिक फॉर्म में बनाता हूं तो ये बन जाएगा NH3+, COO-, NH3+। अब सभी बच्चे बताएंगे कितने प्लस आ गए? तो बेसिक वाले पर नेट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार तो बच्चों एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था, पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल बताओ। बताओ पॉजिटिव वाले कौन कौन है? लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन। या ऐसे में पूछूंगा भी, क्या लाइसिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है? क्यों होता है? साइड चेन। ये साइड चेन की वजह से इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आई? अच्छा अमाइनो एसिड को जब जोड़ते हैं, कौन सा बॉन्ड? क्या पेप्टाइड बॉन्ड? ये भी तो अमाइनो एसिड है, ये क्या है? अब मुझे इस पहले और दूसरे अमाइनो एसिड को ज्वाइन करना है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जब बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो ये बात आज अच्छे से सीख लेना, आगे मैं पूछा करूंगा आप लोगों से। पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पहले का कार्बोक्सिलिक और नेक्स्ट वाले का अमाइनो ग्रुप आपस में जुड़ते हैं। यहां से बच्चों निकलेगा OH, यहां से H। वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही माइनस हुआ, ये जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड का नाम पेप्टाइड। मुझे इतना बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पहले का कार्बोक्सिलिक, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, पहले का और नेक्स्ट का अमाइन ग्रुप, इनके बीच में पेप्टाइड बनेगा। अब फिर बताओ, क्या इन दोनों को जोड़ सकते हो? फिर बताओ, पहले का कार्बोक्सिलिक तो नेक्स्ट का, और इनके बीच में भी बताओ कौन सा बॉन्ड आ गया? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड यहां बन जाएगा। सोच के जवाब देना, क्या इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में साइड चेन का रोल है? आप देख पा रहे हैं साइड चेन का कोई रोल नहीं है। अरे साइड चेन तो साइड में रह जाती है। तो साइड चेन कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती। साइड चेन तो कहां रह जाती है? साइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाती। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर मैंने कुछ सिखाई है, क्लियर हुई? अब इनमें से आप क्या करो, अपने मॉड्यूल में आप देखो, जहां पर पैकेजिंग लिखा है, अगले पेज पे आप देखो वहां हिस्टोन प्रोटीन लिखा मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे हिस्टोन प्रोटीन के वहां पे इस लाइसिन की स्ट्रक्चर जरूर बनाओ आप लोग, ये वाली, इसकी स्ट्रक्चर बना लेना। इसकी स्ट्रक्चर वहां बना लो जहां हिस्टोन प्रोटीन है, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो आपको समझ में आएगा।
ये लाइसिन बना के रखना। एनसीईआरटी में कुछ आज मैं आपको पढ़ने को देता हूँ। एनसीईआरटी नोट। एनसीईआरटी के अंदर बच्चों जब आज जाके आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में यहां से, ये अभी तो स्टार्टिंग का तो मैंने मना कर ही रखा है। इसमें बच्चों द डीएनए से शुरू करना, तो द डीएनए का पॉइंट भी पढ़ लेना आज, ये भी हो जाएगा। ये पूरा इतना पढ़ते जाना, यहां तक पढ़ते जाना। बस ये पैराग्राफ जो है ना, ये वाला, ये फोर्थ पैराग्राफ जो भी है, इस पैराग्राफ को भी रहने देना। ये पैराग्राफ में रेप्लिकेशन के बारे में लिखा है, क्लियर, तो ये रहने देना। फिर इस पैराग्राफ को आप ऐसे रीड करना और इसको बच्चों ये पूरा रीड करते जाना। नीचे बच्चों एक लाइन लिखी होती है, इसको मैं एक बार बोल देता हूं। इस वाले में वॉटसन एंड क्रिक ने क्या डबल हेलिक्स मॉडल दिया था? उस मॉडल के आने से क्या होता है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनते हैं, क्या वो चीजें समझना आसान हो गई? तो जेनेटिक्स की जो प्रॉब्लम थी, जो इंप्लीकेशन थी, वो अब हमारे लिए समझना इजी हो गई थी। तो यहां इन्होंने लिखा है द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था, एंड इट सिंप्लिसिटी, उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, एक्सप्लेन द जेनेटिक इंप्लीकेशन। जेनेटिक इंप्लीकेशन मतलब जेनेटिक्स की जो दिक्कतें थी, अब उसको सिखाने लग गई थी। मतलब आरएनए कैसे बनते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, रेप्लिकेशन कैसा होता है, वो सारी इंप्लीकेशन हमें समझ में आने लग गई थी, जिससे मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर एक रिवोल्यूशन हुआ था। तो यहां पे लिखा है इन्होंने बिकेम रिवोल्यूनेटरी, जो कि एक तरह से क्रांति लाने का काम कर रहा था। फिर यहां लिखा है वेरी सुन क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का ऐसे यूनिडायरेक्शनली जाना। बताओ, डीएनए से इंफॉर्मेशन किसके पास? आरएनए से। तो जब इंफॉर्मेशन ऐसे यूनिडायरेक्शनली जाती है तो इसी को नाम दिया जाता है सेंट्रल डोगमा। डिटेल में इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा भी आप लोग को। सेंट्रल डोगमा का मतलब बताओ, यूनिडायरेक्शनली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से कहां? डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। इसी को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और ये समझाने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? क्रिक, जो वॉटसन क्रिक में क्रिक थे, उन्होंने सिखाया था। अब बच्चों इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो तो होती है, लेकिन बच्चों कुछ वायरस ऐसे देखे गए हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन रिवर्स फ्लो होती है। रिवर्स का मतलब वहां पर इंफॉर्मेशन आरएनए से डीएनए के पास आती है। बताओ, क्या ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है? और ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो तो ऐसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बोलो। आरएनए से डीएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, इसी को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कहते हैं। और यह देखने को मिलेगा सम वायरस में। ये बच्चों कुछ वायरस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो आप अगले पेज पे आप देखोगे। अच्छा, ये क्या होता होगा डीएनए से डीएनए का बनना? रेप्लिकेशन। अगले पेज पे आप देखोगे इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। बताओ कहां से कहां? आरएनए से डीएनए। कैन यू सजेस्ट ए सिंपल नेम ऑफ द प्रोसेस? बताओ, इस प्रोसेस का नाम बताइए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे बात समझे ना बेटे? और ये कहां देखने को मिलता है? सम वायरसेस। समझ में आया इतना? अभी ये जो पैकेजिंग वाला पार्ट है, इसमें कुछ मत पढ़ना, अभी पढ़ना ही नहीं, इसमें अगली क्लास में मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा इसमें। लेकिन आज यहां तक का सारा पार्ट कंप्लीट कर लेना है। बात समझ गए? चलिए, अगली क्लास से हम पैकेजिंग शुरू करेंगे डिटेल में। अभी तो मैंने कुछ पॉइंट बताया, डिटेल में अगली क्लास में। आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, थैंक यू।